के लेखक शिवानी है और इनका जन्म 1923 ईस्वी में विजयदशमी के दिन गुजरात के राजकोट में हुआ था। लेकिन इनका मूल नाम गौरा पंत है और इनके पिता का नाम अश्विनी कुमार पांडे और माता का नाम लीलावती पांडे बताया जाता है। कहानी स्टार्ट करने से पहले इनके लोगों से मिल लेते हैं। सबसे पहले हो गया कप्तान, अर्थात वो एक सैनिक रहता है और उसको ना इस कहानी का हीरो भी बोल सकते हैं। और उसकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम लाटी बताया जाता है और दूसरा पत्नी प्रभा नाम की रहती है। इस चैप्टर में जो कहानी है वो एक आदर्श प्रेम पर आधारित है, जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़की शादी करके ससुराल आती है और ससुराल वाले उनको किस तरीके से ताना देता है और क्या होता है ना, वो हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कप्तान एक भोली भाली लड़की से शादी करता है जिसका नाम बानो बताया जाता है। बानो बहुत ज़्यादा शर्मीली थी और 16 साल की थी, तो उसे ज़्यादा दिमाग भी नहीं था। लेकिन कप्तान तो एकदम हट्टा कट्टा था, 6 फुट का शरीर था, भूरी भूरी आंखें था, जिस कारण से ना लाठी उसे देखकर छुप जाया करती थी। तो जैसे ही शादी के दूसरा दिन हुआ तो वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, बहुत ही कम बोलती थी। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, क्या नाम है तुम्हारा? जी बानो नाम है। राम राम, मुसलमानी नाम? कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब तो यही कहते हैं कि तुम्हारा नाम मुसलमानी नाम है, मैं क्या करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ रहा था, कितना प्यारा तो नाम है। वैसे देखो, पहाड़ी नाम भी कोई नाम है, भला, सरूली, परूली, रमा, खष्टी। अच्छा हटाओ ये सब। कितने साल की हो तुम बानो? जी ये जो महीना आ रहा है ना आषाढ़, उसमें हम 16 साल के हो जाएंगे। कप्तान को अपने खिलौने सी बहू पे बहुत ज्यादा प्यार आया और उसे गले से लगा लिया। पहले तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था, पता नहीं मेरे पिताजी या ताऊजी किस हिसाब से मेरा शादी सेट किए, हम है कप्तान, लेकिन ये हाई स्कूल छोकरी के साथ मेरा शादी करवाने जा रहा है। लेकिन जब कप्तान उनसे मिला तो उनकी जो बचपना था उससे उसको प्यार हो गया। लेकिन किस्मत ऐसा था कि उसको तीसरे दिन ही बसरा जाना था और एक तरफ तो देश का बात था और दूसरी तरफ उनका जो शादी हुआ था सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हुआ था। लेकिन क्या कर सकता था, उसे तो जाना था। लेकिन जब वो जा रहा था उस टाइम जो उसकी पत्नी बानो थी उसकी आंख से आंसू निकल रहा था। लेकिन कप्तान क्या करता, उसका माथा चूमा और विदा हो गया। उसके बाद वो 2 साल तक युद्ध में इस तरीके से भटक गया कि वो घर नहीं आया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उनके साथी बहसी हो गए थे और गंदे गंदे मजाक भी करते थे और ये सबसे ज्यादा छोटे थे उस ग्रुप में। लेकिन उसकी जो पत्नी घर पे बानो रहती थी उसके साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे। उनके 7 ननद थे और सातों के साथ हमेशा ताना मारते थे और भर दिन का जितना भी काम होता था ना सब इसी पे पूरा दे दिया था। चाहे बात करें भतीजा का कपड़ा खींचना, ससुर के लिए स्वेटर बिनना या आटा गेहूं चावल सब है उसको ऊपर लेके जाओ और उसको सुखाओ, सुखा के आए हो तो अब खाना बनाओ, मतलब हर दिन का जो काम रहता है ना पूरा उसी को दे दिया था। थी तो वो 16 साल की एक छोटी सी बच्ची, लेकिन कर भी क्या सकती थी, ससुराल में है ना, तो पति है जो सबको बोल सके कि नहीं इससे इतना काम मत करवाओ, बच्ची है। यहाँ तक कि इसकी सास और चाची जो थी वो भी हमेशा व्यंग मारती रहती थी, हमेशा काम करवाती रहती थी, जिस कारण से उनके छाती में क्षय रोग हो गया। क्षय रोग को ना इंग्लिश में आपको ट्यूबरकुलोसिस बुलाया जाता है, जिसको टीबी बोलते हैं। और उस टाइम में टीबी का इलाज कहीं पे होता ही नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत होता था लेकिन उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। अभी के टाइम में तो टीबी का इलाज है और एक्चुअल इलाज है, अगर किसी को टीबी हुआ रहता है तो आराम से ठीक हो सकता है। लेकिन उस टाइम में क्या था, बहुत ज्यादा घातक था और ज्यादातर का मौत ना उसी से हो जाता था। लेकिन जब कप्तान 2 साल बाद अपने घर आया तो पता चला तो घर में ही नहीं, उसको अस्पताल अर्थात सेनेटोरियम भेज दिया था। सेनेटोरियम एक तरह का समझिए हॉस्पिटल का ही वार्ड होता है, जिसमें अगर मान लीजिए किसी को लंबे टाइम के लिए रहना है ना तो उसमें रखा जाता है उसको। लेकिन कप्तान दूसरे दिन ही उससे मिलने के लिए चले गया। लेकिन जब कप्तान देखा ना कि एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे पे लेटी हुई है, जो कि अब और सूख के टटा गई है और दिखने में एकदम पतली पतली सी लग रही है, लेकिन जब वो 2 साल बाद बानो देखी तो उसके आंख में आंसू आ गया। कभी भी वहीं रहने का फैसला किया कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती है हम कहीं नहीं जाएंगे, घर पे तो नहीं जाएंगे। ये जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है वो अगर आप में है तो किसी और को फैल भी सकता है, इस टाइप का बीमारी था ये। लेकिन कप्तान जोशी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, आराम से उसके बगल में बैठा रहता था भर दिन। कभी जो है ना अपने हाथों से उसका टेम्परेचर देखता, तो कभी दवाई देता, तो कभी पूछता कि तबीयत ठीक है कि नहीं। और वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल के पेशेंट वगैरह या लोग सब थे, इन लोगों को देखता था तो मतलब आश्चर्यचकित होते थे कि देखो इतने भयानक बीमारी में भी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। और कप्तान इतना ही नहीं, बानो का मन बहले उसके लिए वो गीत भी गाता था। और जब ये गीत सब लोग सुनता था, पहाड़ी मरीज बिस्तरों से ही पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब एक और।
कप्तान इसके प्यार में इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि कभी उसका बाल संवारते, कभी उसको नहलाते, कभी उसको खाना देते, हमेशा उसके पीछे ही पड़ा रहते और उसी का केयर करते रहते थे। मानो जैसे कि उन लोगों का विवाह के 2 साल बाद इसका हनीमून ही चल रहा है, जहाँ पे इसका कोई भी बंदिश नहीं है। इसी सब के बीच जो डॉक्टर रहते थे वहाँ के, वो उसको समझाते थे कि देखो कप्तान, तुम बहुत जवान हो अभी, और ये बीमारी तो तुमको पता ही है कि फैलता भी है। हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं तुम थोड़ा सा भी परहेज नहीं करते हो इससे। अरे माने कि तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन एक चीज बताओ, मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ जाता था, लेकिन उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी बीच तो कितनी बार जो है ना इसके माता पिता थे, वो चिट्ठी भेजते थे कि बाबू है आ जाओ। मम्मी बोलती थी हमेशा कि मेरे 10-20 पुत्र नहीं है बेटा, ये बीमारी सत्यानाशी है, अगर तुम उसके साथ रहोगे ना तो तुम्हें भी बीमारी हो जाएगा, और हमारे पास तुम ही हो ना, तुम भी जा सकते हो। लेकिन इसको उससे भी फर्क नहीं पड़ता था। उसी सेनेटोरियम में एक भाभी रहती थी जो कि हट्टी काटी थी, एकदम पैर से फूला फूला रहता था, मतलब एकदम जवान जिसको बोलते हैं ना वो भाभी। लेकिन उसको भी टीबी का बीमारी था। लेकिन कप्तान उससे कभी कभी मजाक कर लेता था, क्योंकि वो जो है ना सेनेटोरियम की भाभी थी और गुमान सिंह मालदार की पत्नी थी। तो वो भाभी ना हमेशा अपने ससुर के बारे में बोला करती थी, हाय हमारे बुड्ढू आधी कमाऊ के छत्रपति बहू शमशान को जा रही है, लेकिन उसको कौन फर्क पड़ता है। दुम उठाकर जिसे देखा वो बदजात नर से मादा निकला। ए शाबाश भाभी, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है, एकदम बाग बाग तबीयत कर दिया आपने। अरे ससुर का तो बात छोड़िए, एक मेरा कसम है साला पी के धूत होगा किसी गोरी मैम को लेकर 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। अगर ना उसका ठटरी उठेगी ना तो मजाल है हम सुहाग उतारेंगे, हम भी नहीं उतारेंगे। अरे भाभी छोड़िए ना वो सब बात, काहे लोग सबको कोस रहे हैं। भाभी फिर कहती, शाबाश कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छाती में दूध उतर आता है, कैसी सेवा कर रहे तुम। और एक हमारा कुतिया के जने हैं, मिले तो साले का मुंह उखाड़ कर हरामी के मुंह में ठूस दूं। कप्तान को इतना हंसी आता है कि वो जाके बानो को बता देता है कि देखो भाभी क्या क्या बोल रही है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नेपाली भाभी को बहुत ज्यादा उस दिन खांसी हो रहा था, हद से ज्यादा खांसी हो रहा था। लेकिन जब कप्तान वहां पर गया तो देख रहा है कि चारों तरफ खून फैला हुआ है, उसके बीच में ये उस भाभी का निष्प्राण शरीर पड़ा था, वो इस दुनिया से चली गई थी। यह देखकर कप्तान बहुत ज्यादा उदास हो गया कि देखिए इतना हंसता खेलता भाभी थी, इतना अच्छा हट्टा काटा शरीर था, लेकिन ये भी हंसते खेलते चली गई। उसको अपनी पत्नी बानो का बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। अंततः हुआ ही ऐसा ही एक दिन की डॉक्टर दलाल उसको अकेले में बुलाकर कहा कि ये अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, कल ही ले जाना होगा और ये कमरा जो है खाली कर दो। आई गिव हर 2 और 3 डेज, इससे ज्यादा तो बचेगी ही नहीं। कप्तान तो सुन के चौक हो गया, लेकिन करता तो करता भी क्या, फिर जो है ना बगल में ही एक चाय की दुकान के नीचे जो है ना एक थोड़ा सा कमरा था अच्छा खासा, तो वही ले लिया। इधर बानो को तो कुछ पता नहीं था कि डॉक्टर क्या बोला क्या नहीं, तो कप्तान आया, बोला कि पता है यहाँ पे रहते रहते हमको बोर हो गया, ऐसा करते हैं ना बगल में कहीं पे रूम ले लेते हैं, यहाँ पे हमको रहने का मन नहीं है, कल ही ने क्या करेंगे सेनेटोरियम छोड़ देंगे चलो। लेकिन बानो तो बहुत दिन से वहां पे रह रही थी, तो उसको पता था अगर नोटिस आया और बोल रहा है कि रूम सब खाली करने के लिए, इसका मतलब है कि हम लोग लास्ट स्टेज पे हैं। उसको ये बात पता चल गया कि अब हम जीने वाले तो नहीं है। बानो तो अंदर ही अंदर जानने लगी कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो लास्ट स्टेज में है। कप्तान का भी तो मन उदासे था। उसी रात उसके पास ही सोया और उसके गले के पास जाकर बोलता था, बानो मेरी बन्नी बुन्नी। और जब कप्तान को लगा कि नहीं बानो तो सो गई है, तो ये भी बगल में जाके सो गया। लेकिन जब कप्तान उठा सुबह में तो देख रहा है बानो तो बेड पर है ही नहीं। कुछ दिन वेट किया, क्या पता ये बाथरूम सब गई होगी तो आ जाएगी, लेकिन बहुत देर तक नहीं आई। तब ये चौक हो गया और खोजने लगा उसको, लेकिन बानो मिली नहीं। पूरा हॉस्पिटल छान मारा, सब लोग खोज रहा था, लेकिन मिली नहीं वो। उस दिन तो वो नहीं मिली, लेकिन दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली। सब लोगों ने बोला कि अब इस दुनिया में वो नहीं है, वो चली गई, डूब के कहीं न कहीं मर गई होगी। कभी तो बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन कर क्या सकता था, सांत्वना कैसे भी किया। था तो मेजर जवान ही, जिस कारण से उसे 1 साल के अंदर ही शादी करना पड़ा। लेकिन इसकी जो नई पत्नी है वो ज्यादा ही मॉडर्न है, एकदम ज्यादा पढ़ी लिखी, और मेजर जनरल की बेटी है। तो है तो जनरल की बेटी, तो नखरा तो करबे करेगी। कप्तान को उसका 100 नखरा उठाना पड़ता था, जिस कारण से कप्तान अपना हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्ती सब कुछ भूल गया था। 4 साल के अंदर ही कप्तान के 2 बेटे हुए और 1 बेटी भी हुई। शादी के 16 साल बाद अब कप्तान मेजर बन गया रहता है और उसके पास पैसा का कोई कमी नहीं था। तो एक दिन की बात है, उसकी पत्नी और ये नैनीताल घूमने आए थे। उसकी पत्नी बोली, चलो डार्लिंग पहाड़ के इंटीरियर घुमा जाए। जब वो दोनों कार से जा रहे थे, एकदम फिट फाट कपड़ा पहनी हुई थी। प्रभा ने बगल में एक दुकान देखा तो बोला गाड़ी यहीं पे रुक दो, और डार्लिंग इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल में कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी।
अरे बट मेजर का डिग्निटी कहाँ जाएगी, हम इस छोटे से दुकान में जाएंगे चाय पीने। उसकी पत्नी कहती बाहर में जाए। वो दोनों वहीं पे बेंच रखा हुआ था, वहीं पे बैठा और बोला क्या, खूब गरम दो चाय लाओ प्रधान। वो चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवी के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। सारे तो थी औरत ही, लेकिन उसमें से एक जो औरत जो सबका हेड था वो बहुत ज्यादा मर्दाना टाइप की थी, एकदम मर्द की तरह आवाज भी रहता था, मर्द की तरह रौब भी रहता था। उसका हेड बोली क्या, ओ गुरु, भलदा भलदा भलदा, अर्थात क्या उन्होंने 16 गिलास चाय का ऑर्डर दी। वो बोली सोचा बामन जी की ही दुकान की चाय छोड़िया को पिलाऊंगी, आज एकादशी है ना। दुकानदार उस पे बोलता है क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे लाठी भी आई है क्या। अरे कहाँ जाएगी अभागी। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाठी पर पड़ी, और ये जो लाठी थी न कोई और नहीं बानो ही थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन उसका साड़ी सिर्फ मिला हुआ था, कि वो सोची होगी क्या कि अब तो हम जिंदा रहने वाले हैं, अगर इसके साथ रहेंगे इसको भी बीमारी होगा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो सही होगा। लेकिन हुआ क्या, वो उस दिन मरी नहीं, बच गई। लेकिन हाँ उसका जी कट गया था, जिस कारण से गूंगी हो गई थी, और एक चीज उसका यादाश्त चले गया था, कुछ भी उसको याद नहीं था कि पहले क्या हुआ था। प्रभा उस पे बोली हाय क्या ये गूंगी है, माय गॉड व्हाट ब्यूटी। हाँ सरकार यही लाठी है, दुकानदार ने कहा। मेजर तो देखते ही पहचान गया था, लेकिन दिमाग उसका चौक हो गया। क्या नाम है जी इसका, नाम जो होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अब तो इसको लाठी के ही नाम से जानते हैं। एक्चुअली बात है क्या कि हमारे जो गुरु महाराज है ना, वही इसको पहली बार लाए हुए थे, उसका शरीर ना तैर रहा था नदी में, इसको भयंकर क्षय रोग था, एक साथ जो है ना एक एक शेर खून उगलती थी। लेकिन जीव तो इसका कट गया था, पता नहीं वो कौन था, लेकिन हाँ एक मंगलसूत्र मिला था, शायद इसका शादी हो गया था। हमारे गुरु महाराज इसको ठीक कर दिए। अच्छा लाठी जी निकालो तो। वो हंस दी लेकिन जीव नहीं दिखाई। अरे कुछ नहीं समझती है साली, बस खाती है ढाई शेर, सब भूल गया, हमारा भी ऑर्डर नहीं मानता। ओह माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई। अरे जो था सो था, इसको थोड़े ना कुछ याद है, खाली फिक फिक करके हंसती रहती है हरामी। अब प्रभु इसका मालिक, अब प्रभु इसका सहारा है। हाँ हाँ गुरु कितना पैसा हुआ। फिर वो पैसा पेड की और वहां से जो लाठी और जितना भी ग्रुप के लोग थे वहां से चले गया। मेजर एक टक देखते रह गया। मेजर के पास ऑप्शन था एक कि उससे वो प्यार करता था एक टाइम में, तो सबको बता देता कि ये तो मेरी पहली पत्नी है, इसको बीमारी हुआ था और हमें लगा कि इस दुनिया में ये नहीं है, जिस कारण से हम लोग खोजबीन करना छोड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, करता तो करता भी क्या, सहमा सा रह गया, क्योंकि एक अलग तरह का दुनिया इन लोगों का भी बस गया था और लाठी का भी एक अलग दुनिया हो गया था। उतने में उसकी वाइफ बोलती है उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे। मेजर सोचने लगता है कि ये तो अब बानो नहीं है, बानो तो मर गई है ना, ये तो लाठी बन गई है, प्रभु ही अब उसका सहारा है। और यहीं पे पूरा पूरा कहानी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।